हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटर के बारे में, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रत्यावर्तक। आज जो है अपनी अल्टरनेटर की दूसरी क्लास रहने वाली है। कौन सा? आज की क्लास में हम अल्टरनेटर का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल की क्लास में जो हमने अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, अल्टरनेटर की संरचना किस तरीके की होती है और फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है एक अल्टरनेटर के अंदर, उसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस कर दिया था। आज हम अल्टरनेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि अल्टरनेटर को किस तरीके से बांटा गया है, किस किस भाग में जो है इसको बांटा गया है, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। पिच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारी इस बैच से जुड़े रहिए ताकि आने वाले हर एग्जाम में आपको इसकी हेल्प मिल सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर सभी चैप्टर की थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर को किन किन भागों में बांटा गया है। देखिए, इसको 4 तरीकों से बांटा गया है। एक तो प्राइम मूवर के आधार पर, एक फेज के आधार पर, एक घूमने वाले भाग के आधार पर और एक उत्तेजना के आधार पर। कल मैंने इनके बारे में आखिरी में आपको बताया था। जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर को जल टरबाइन प्रत्यावर्तक के, स्टीम टरबाइन, ऑयल इंजन, इन सभी प्रकार के प्राइम मूवर के आधार पर बांटा गया है। सभी के 2 या 3 भाग हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर के आधार पर है 3 प्रकार के प्रत्यावर्तक। एक होता है जल टरबाइन प्रत्यावर्तक, एक स्टीम टरबाइन प्रत्यावर्तक, एक ऑयल इंजन प्रत्यावर्तक। जल टरबाइन प्रत्यावर्तक का प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किया जाता है। कहां पर? हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जल विद्युत, जहां से जल से बिजली बनाई जाती है वहां पर जल टरबाइन प्रत्यावर्तक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड जो होते हैं उनके उनके ऊपर ऊंचाई से जल गिराया जाता है जिससे वो घूमने लग जाते हैं। ठीक है, और उस टरबाइन को अल्टरनेटर की सॉफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, कपल किया जाता है, जिससे अल्टरनेटर का रोटर भी घूमने लग जाता है। उसी तरीके से स्टीम टरबाइन होता है, इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी जो है स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या होता है, थर्मल में क्या होता है, कोयले से भाप बनाई जाती है। अब जो भाप होती है वो स्टीम टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है, उसके स्टीम से प्रेशर लगाया जाता है टरबाइन के ब्लेडों के ऊपर, और जो टरबाइन का जो साफट होती है वो अल्टरनेटर की साफट से कपल्ड की जाती है, जिसे अल्टरनेटर का रोटर भी घूमने लग जाता है। यही सिद्धांत न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर होता है, जो जैसे यूरेनियम हो गया, प्लेटेनियम, जो ईंधन होता है, न्यूक्लियर ईंधन होता है, उससे भाप बनाई जाती है, स्टीम बनाई जाती है, और उसी में भी यही सेम प्रोसेस किया जाता है। स्टीम के द्वारा टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है और अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। इसी तरीके से ऑयल इंजन प्रत्यावर्तक होता है। इसमें क्या है, डीजल या फिर मिट्टी के तेल से ऑयल को इंजन को चलाया जाता है और अल्टरनेटर की जो साफट होती है उसके साथ कपल कर दिया जाता है डीजल के इंजन को। ठीक है, डीजल इंजन की जो साफट होती है उसको अल्टरनेटर की साफट से कपल्ड कर दिया जाता है, जिससे ऑयल इंजन घूमता है और उसकी वजह से अल्टरनेटर का रोटर भी घूमने लग जाता है। यह है प्राइम मूवर के आधार पर। अब आगे समझते हैं फेजों की संख्या के आधार पर, यानी कि जो अल्टरनेटर है उसमें सिंगल फेज भी होता है अल्टरनेटर, और पॉलीफेज यानी कि बहुफेज अल्टरनेटर भी होता है। सिंगल फेज में सिंगल फेज वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। छोटे जो अल्टरनेटर होते हैं उनके अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं जो पावर प्लांट वगैरह में यूज किए जाते हैं वहां पर बहुफेज या फिर पॉलीफेज का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें जो है ज्यादातर 3 फेज का प्रयोग किया जाता है। किसका? 3 फेज का। और ये जो 3 फेज वाइंडिंग जो होती है ये 120 डिग्री पर स्थापित होती है। किस पर? 120 डिग्री पर। जो अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार कनेक्शन में की जाती है। किसमें? स्टार कनेक्शन में। कल भी इस बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब जो आगे समझते हैं घूमने वाले भाग के आधार पर। इसमें एक जो अल्टरनेटर होता है उसमें 2 भाग घूम सकते हैं, या तो रोटेटिंग आर्मेचर हो सकता है या फिर रोटेटिंग फील्ड हो सकता है। जो छोटे अल्टरनेटर होते हैं
उनके अंदर रोटेटिंग आर्मेचर प्रत्यावर्तक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम जगह प्रयोग किया जाता है। जो ज्यादातर जो अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटरों के अंदर रोटेटिंग फील्ड प्रत्यावर्तक का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो रोटेटिंग फील्ड प्रत्यावर्तक होते हैं इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्या होती है? एफिशिएंसी या फिर जो दक्षता होती है वो ज्यादा होती है। अब रोटेटिंग आर्मेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अब जो रोटेटिंग आर्मेचर प्रत्यावर्तक का जो आउटपुट होता है, वो आउटपुट हम आर्मेचर वाइंडिंग से ही लेते हैं। चाहे वो डीसी जनरेटर हो, चाहे वो एसी जनरेटर हो, जो आउटपुट होता है वो आउटपुट हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग से ही प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग से। अब आर्मेचर वाइंडिंग तो इसके अंदर घूमती रहती है। अब इसलिए इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? स्लिप रिंग की हेल्प से, स्लिप रिंग की मदद से ही आर्मेचर से आउटपुट लिया जाता है। क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग घूमती रहती है और घूमते हुए भाग से अगर हमें आउटपुट लेना है तो या तो हम स्लिप रिंग से ले सकते हैं या फिर कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर से तो हमें डीसी आउटपुट मिलता है, इसलिए उसका प्रयोग हम डीसी जनरेटर में करते हैं। लेकिन हमें एसी जनरेटर से एसी आउटपुट चाहिए, इसलिए वहां पर हमेशा स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। कितने? 2 से 3 स्लिप रिंग लगाई जाती है, और स्लिप रिंग जो है फास्फर ब्रोंज के पदार्थ की बनाई जाती है। ठीक है। और जब आपको एक बात बता दूं, जहां पर घूमने वाला भाग होता है, अगर हम घूमने वाले भाग से आउटपुट लेते हैं तो वहां पर एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों एफिशिएंसी कम हो जाती है? क्योंकि जो आउटपुट होती है वो ब्रूस की हेल्प से ली जाती है। पहले स्लिप रिंग को मिलेगी एसी में, फिर वो ब्रूस को देगा। ब्रूस जो है बाहर वाले सर्किट को देता है। अब ब्रूस का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है, वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसलिए जो रोटेटिंग आर्मेचर होता है वो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। समझ आ गया होगा आपको क्यों इसकी एफिशिएंसी कम होती है? क्योंकि उसके अंदर ब्रूस का प्रयोग किया जाता है और ब्रूस के वहां पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। लेकिन रोटेटिंग फील्ड प्रत्यावर्तक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोटेटिंग फील्ड प्रत्यावर्तक में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, क्या? जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्थिर होती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग अगर स्थिर होती है तो उससे आउटपुट लेना बहुत ही आसान है। उस कंडीशन में हमें ना तो स्लिप रिंग से का यूज करना पड़ता है और ना ही ब्रूस का प्रयोग करना पड़ता है आउटपुट लेने के लिए। उसमें क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं एक एसी अल्टरनेटर है, इसमें ये 3 वाइंडिंग होगी 3 फेज की। अब इनका जो बाहर हमें आउटपुट देना उसके साथ सीधा ही कनेक्शन कर देंगे, ना हमें स्लिप रिंग की हेल्प लेनी ना ही ब्रूस की हेल्प लेनी। उसके इस रोटेटिंग फील्ड की कंडीशन में हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं आउटपुट के साथ अल्टरनेटर वाइंडिंग का। इसलिए जो रोटेटिंग फील्ड का अल्टरनेटर है उसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, और बड़े बड़े अल्टरनेटरों में हमेशा रोटेटिंग फील्ड का ही प्रयोग होगा, ना कि रोटेटिंग आर्मेचर का। रोटेटिंग आर्मेचर का कभी कभी प्रयोग करते हैं, और वो भी कम शक्ति वाले अल्टरनेटरों में हमेशा यूज किया जाएगा इसको, रोटेटिंग आर्मेचर का। ठीक है। अब आगे समझते हैं उत्तेजना के आधार पर। उत्तेजना के आधार पर 2 प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, एक होता है सब उत्तेजित अल्टरनेटर, एक होता है पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड, इसमें क्या करना पड़ता है? सेल्फ एक्साइटेड जो अल्टरनेटर होता है उसमें बाहर से कोई भी हमें सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अल्टरनेटर को चलाने के लिए बाहर से कोई सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो सेपरेटली एक्साइटेड जो अल्टरनेटर होता है उसके फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए हमें बाहर से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? बाहर से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। देखिए इसको समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। मान लीजिए ये कोई अल्टरनेटर है, ठीक है, और इसके अंदर ये एक रोटर है, रोटर पर एक साफट लगी हुई है। इस साफट को क्या है? बढ़ा दिया जाता है। इस साइड से जो है इसके साथ टरबाइन से कपल कर दिया। यहां पर क्या है? ये टरबाइन से कपल कर दिया हमने। यहां पर क्या कर दिया? टरबाइन से कपल कर दिया। अब टरबाइन की हेल्प से ये रोटर घूमता है, और अब इस साफट से क्या किया जाता है? आगे की ओर एक डीसी जनरेटर कपल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डीसी शंट जनरेटर। शंट या कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है डीसी शंट का ही प्रयोग किया जाता है। किसका? ये जब अल्टरनेटर की संरचना की जाती है तभी जो है डीसी शंट जनरेटर को जब इंस्टॉल किया जाता है कहीं पर एक अल्टरनेटर को, उसी टाइम जो है डीसी शंट जनित्र का प्रयोग कर दिया जाता है। ये कहां पर, किस कंडीशन में किया जाता है? ये बड़े बड़े अल्टरनेटरों में, जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर जो है डीसी शंट जनरेटर जो होता है
उसके रोटर की जो साफट होती है, उस साफट के साथ इस साफट को कपल कर दिया जाता है। अगर ये रोटर घूमता है अल्टरनेटर का, तो उस कंडीशन में ये डीसी जनरेटर भी घूमने लग जाता है। तब यह जो इस डीसी शंट जनरेटर के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट की जाती है, वो इससे कपल कर दी जाती है, स्लिपरिंग के हेल्प से वो वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है। रोटर के अल्टरनेटर के रोटर पर जो फील्ड वाइंडिंग की गई है, उस फील्ड वाइंडिंग को इस डीसी जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न की गई विद्युत है, उसको दिया जाता है एक्साइटेड करने के लिए। और ये लगभग 250 वोल्ट के आसपास होती है। किसके? 250 वोल्ट के आसपास। इस कंडीशन में बाहर से कोई डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती। ये जो डीसी जनरेटर इसके साथ कपल किया गया है, यही 250 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न कर देता है, और इसी के द्वारा रोटर की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है। लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ये कोई अल्टरनेटर है, ये इसके अंदर रोटर लगा हुआ है, रोटर के अंदर एक यहाँ पर साफट लगी हुई है, और ये साफट क्या है, यहाँ पर टरबाइन से कपल कर दी। अब जो रोटर के ऊपर जो ये फील्ड वाइंडिंग की गई है, इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है। बाहर से यानी कि कोई अन्य स्रोत के द्वारा डीसी सप्लाई दी जाएगी फील्ड वाइंडिंग को। उम्मीद है आप सभी को उत्तेजना के आधार पर दोनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है अल्टरनेटर का, चारों तरीके हमने पढ़ लिए हैं, प्राइम मूवर के आधार पर भी, फेजों के आधार पर भी, घूमने वाले भाग के आधार पर भी, और उत्तेजना के आधार पर भी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ऐसा कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन किया मैंने। सब कुछ समझ आ जाना चाहिए आपके। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए, दोबारा आपको बताने की कोशिश करी जाएगी। वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम पिच फैक्टर के बारे में। पिच फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पिच फैक्टर को हम के सी से डिनोट करते हैं। पिच फैक्टर को हम कोयल स्पैन फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोयल स्पैन फैक्टर। या तो हम पिच फैक्टर को हो या फिर कोयल स्पैन फैक्टर को। कोयल फैक्टर, ये पिच फैक्टर या फिर कोयल स्पैन फैक्टर से पहले हमें कुछ शब्द होते हैं, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए क्या होता है पोल पिच, किसके बारे में समझना पड़ेगा? पिच फैक्टर से पहले पोल पिच के बारे में समझना पड़ेगा, कोयल पिच के बारे में समझना पड़ेगा, फुल पिच के बारे में, शॉर्ट पिच के बारे में। पिच फैक्टर से पहले इन सभी का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं पोल पिच के बारे में कि पोल पिच क्या होती है। पोल पिच क्या होता है? किसी दो विपरीत लगातार किसी दो विपरीत पोल के बीच की दूरी। क्या कहा मैंने? लगातार किसी दो विपरीत पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। पोल पिच को हमेशा वाई पी से डिनोट किया जाता है। किसे? वाई पी से डिनोट किया जाता है। देखिए क्या होता है इसमें, मान लीजिए ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, और ये चौथा पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैंने क्या कहा? लगातार किसी दो विपरीत कौन से? एक नॉर्थ हो गया और एक ये साउथ हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी को ही पोल पिच कहा जाता है। ये जो दूरी है, ये कोई मीटर में नहीं होती है, थीटा में होती है। किसमें? थीटा में इसको डिनोट किया जाता है। दो लगातार विपरीत पोल के बीच की इलेक्ट्रिकल दूरी हमेशा 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा मैंने? दो लगातार विपरीत पोल के बीच की जो इलेक्ट्रिकल दूरी होगी, इलेक्ट्रिकल जो डिग्री होगी, वो हमेशा 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री है। अब अगर किसी अल्टरनेटर की अगर हमें मैकेनिकल डिग्री निकालनी है, अगर किसी अल्टरनेटर की हमें मैकेनिकल डिग्री निकालनी है, तो क्या उसका फॉर्मूला होगा? देखिए, थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2 अपॉन पोल।
देखिए इसको थोड़ा क्लियर करके लिखता हूं नीचे की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा मैकेनिकल अगर हमें निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटा में इंटू 2/p। ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखिए यहां पर, अगर हमें इस 4 पोल अल्टरनेटर की मैकेनिकल डिग्री निकालनी है, किनके बीच में, दो पोल के बीच की मैकेनिकल डिग्री अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए थीटा मैकेनिकल इजिकल टू थीटा इलेक्ट्रिकल। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी दो पोल के बीच की इलेक्ट्रिकल दूरी कितनी होगी, 180 डिग्री। तो 180 गुणा में दो पोल कितने इस जनरेटर में, इस अल्टरनेटर में 4, कितने 4, 2 से यहां पर 2 कटा, 2 से 1 कटा, 90। यानी कि इस 4 पोल वाले अल्टरनेटर में दो पोल के बीच की मैकेनिकल डिग्री कितनी है, 90 डिग्री है। कितनी है, 90 डिग्री है। थीटा हमेशा कितना होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री में, 180 डिग्री, और मैकेनिकल में हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। किससे, एक मिनट यहां पर थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इस फॉर्मूले से हमें मैकेनिकल डिग्री निकाल सकते हैं। अगर सवाल में हमें मैकेनिकल डिग्री दी हुई हो और हमें बोल दे इलेक्ट्रिकल डिग्री निकाल दे और पोल की संख्या भी दी हुई हो, तो इसी फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिकल डिग्री भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होती है पोल पिच। पोल पिच आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब समझते हैं कोयल पिच क्या होती है। पोल पिच तो आप सभी को समझ आ गई। अब समझते हैं कोयल पिच। कोयल पिच देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये एक कोयल है, ठीक है, ये एक कोयल है। कोयल की हमेशा दो साइडें होती है। जब हम उसे एक स्लॉट में डालते हैं तो उसकी दो साइड होती है। यहां से घूमते हुए वो ऐसे घूम घूम कर उसकी दो साइड बन जाती है। एक साइड तो ये बन गई और एक साइड इसकी ये बन जाती है। जब इन दोनों साइडों की बीच की दूरी 180 डिग्री हो, जब इन दोनों साइडों के बीच की दूरी 180 डिग्री होती है तो उसको फुल पिच कोयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुल पिच कोयल। अभी आप समझिए कोयल पिच क्या होती है। इन दोनों के बीच की दूरी ही कोयल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है, इन दोनों साइडों की बीच की दूरी कोयल पिच कहलाती है। अब मान लीजिए जो ये पहली साइड है, इस पहली साइड को पहले स्लॉट में रखा गया है और ये जो दूसरी कोयल है, दूसरी कोयल को 5वें स्लॉट में रखा गया है। कौन से स्लॉट में, 5वें स्लॉट में। तब यहां पर 5 - 1 = 4, यानी कि इस कोयल की जो कोयल पिच होगी वो 4 होगी। क्या होगी, जो कोयल पिच होगी वो 4 होगी। कोयल पिच को हमेशा YC से लिखा जाता है। किसे, YC से लिखा जाता है। और क्या कहा मैंने, YC से लिखा जाता है। और जो ये साइड होती है इसको कौन सी साइड बोला जाता है, एक्टिव साइड बोला जाता है। किसी भी कोयल की एक्टिव साइड इसे कहा जाता है। और इसे जो है इसे बैक साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक साइड। ठीक है, पैसिव साइड भी हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पैसिव साइड। इसको एक्टिव साइड कहा जाएगा, और इसको पैसिव साइड कहा जाता है। और कोयल पिच को हमेशा YC से लिखा जाता है। किसे, YC से लिखा जाता है। और दोनों साइडों के बीच की दूरी को ही कोयल पिच कहा जाता है। दोनों साइडों के बीच की दूरी को कोयल पिच कहा जाता है। अब देखिए, अब समझते हैं हम फुल पिच और शॉर्ट पिच क्या होती है। फुल पिच और शॉर्ट पिच क्या होती है, देखिए जब दोनों साइडों के बीच की दूरी 180 डिग्री के अंतर पर हो। किस पर कहा मैंने, जब दोनों साइडों के बीच की, जब किसी कोयल की दोनों साइडों के बीच की दूरी 180 डिग्री पर स्थापित की जाती है, 180 डिग्री पर लगाई जाती है, उसको हम बोलते हैं फुल पिच। और फुल पिच की कंडीशन में पोल पिच का मान कोयल पिच के बराबर होता है। पोल पिच का मान कोयल पिच के बराबर होता है। कैसे,
देखिए जब ये 180 डिग्री होगी, जब पोल पिच क्या होती है, पोल पिच भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री पर स्थापित की जाती है। मैंने क्या कहा था आपको, जो ये यहाँ पर मैंने पोल पिच बताया आपको, ये जो पोल पिच में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री। और यही फुल पिच होता है। अगर फुल पिच कब होती है, जब दोनों साइडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रिकल डिग्री में 180 डिग्री पर होती है, तब पोल पिच का मान कोयल पिच के बराबर होता है। याद रखने वाली बात है ये, हमेशा याद रखना इसको। जो पोल पिच का मान होगा वो कोयल पिच के बराबर होगा, किस कंडीशन में, फुल पिच की कंडीशन में। और जब फुल पिच का मान जो है, इकाई इसका मान क्या होता है, 1 होता है। फुल पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और फुल पिच के अंदर जो इन साइडों के अंदर जो ईएमएफ का मान होता है, जो इनके अंदर उत्पन्न ईएमएफ होता है, उन दोनों ईएमएफ का मान सेम होता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो ईएमएफ हमेशा इस एक्टिव साइड में ही उत्पन्न होता है। कहां पर, इस एक्टिव साइड में ही उत्पन्न होता है, ना कि पैसिव साइड में। पैसिव साइड में कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, हमेशा एक्टिव साइड में ईएमएफ उत्पन्न होता है। और जो ईएमएफ दोनों साइडों में समान ईएमएफ उत्पन्न होता है, जितना मान लीजिए इसमें ई ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो इस दूसरी साइड में भी ई ईएमएफ उत्पन्न होता है। कितना, ई ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए यहां से जो टोटल ईएमएफ का मान है, यानी कि ई आर, रिजल्टेंट ईएमएफ का जो मान होगा 2E होगा। कितना मान होगा, 2E होता है। इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो फुल पिच में दोनों साइडों में बराबर ईएमएफ उत्पन्न होता है, और जो रिजल्टेंट ईएमएफ का मान होता है वो 2E होता है। अब हम समझते हैं शॉर्ट पिच क्या होता है। शॉर्ट पिच, जब कभी दोनों साइडों के, किसी कॉइल की दोनों साइडों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो 180 डिग्री से कम रखी जाए। मान लीजिए यहां पर ये पोल पिच इधर है और यहां पर एक पोल पिच है। 180 डिग्री कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक 180 डिग्री है। ठीक है। शॉर्ट पिच वो होती है जब दोनों साइडों को, जब किसी कॉइल की दोनों साइडों को 180 डिग्री से कम के अंतर पर रखा जाता है। किस पर, 180 डिग्री के कम के अंतर पर रखा जाता है। तब यहां पर एक बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है। यहां पर इन दोनों के बीच में क्या एक एंगल क्रिएट होता है, और इस एंगल को जो है अल्फा से लिखा जाता है। इस एंगल को किससे लिखा जाता है, अल्फा से लिखा जाता है। और यहां पर मैंने आपको बताया था पोल पिच का मान हमेशा, कोयल पिच का मान हमेशा पोल पिच के बराबर होता है। लेकिन शॉर्ट पिच में जो है पोल पिच के मान से कम होता है। जो कोयल पिच का मान होगा वो पोल पिच से कम होगा। कोयल पिच का मान हमेशा पोल पिच से कम होता है। किस कंडीशन में, शॉर्ट पिच की कंडीशन में। ठीक है। और क्या है, दोनों साइडों को 180 डिग्री के कम के अंतर पर रखा जाता है, उसी को हम शॉर्ट पिच कहते हैं। इस कंडीशन में जो पिच फैक्टर का मान है 1 से कम होता है। 1 से कम होता है पिच फैक्टर का मान हमेशा। इतना आपको ध्यान याद रहना है। ठीक है। और जो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा ना, उसका मान कितना होगा, जो इसकी दोनों साइडों में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका मान होता है E बराबर 2E कोस अल्फा बाय 2। देखिए अगर इसका ना हम डेरिवेशन करने बैठ गए ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बता सकता हूं, लेकिन क्या है, अगर मैंने इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दिया ना तो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हो। आप सभी के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जो इस शॉर्ट पिच के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है, 2E कोस अल्फा बाय 2। ये मान आपको याद रहना चाहिए, ना कि इसका डेरिवेशन। और फुल पिच की कंडीशन में आपको ये याद रहना चाहिए। अब आप सभी को पिच फैक्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको पोल पिच भी समझ आ गया है, कोयल पिच भी समझ आ गया है, फुल पिच भी समझ आ गया और शॉर्ट पिच भी समझ आ गया है। अब आपको बताता हूं पिच फैक्टर क्या होता है। देखिए 1 मिनट। अब हम समझते हैं कोयल स्पैन फैक्टर या फिर पिच फैक्टर क्या होता है। इसको हम किससे लिखते हैं, के सी से लिखते हैं। ये होता है ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच।
बटा में ईएमएफ ऑफ फुल पिच। क्या कहा मैंने, जो पिच फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है, ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच बटा में ईएमएफ ऑफ फुल पिच। अब हमें क्या ईएमएफ शॉर्ट पिच के ईएमएफ का पता है, बिल्कुल पता है। यहां पर मैंने बताया आपको ईएमएफ का शॉर्ट पिच क्या होता है, 2E कोस अल्फा बाई 2 होता है। उसका मान यहां पर रख दीजिए, 2E कोस अल्फा बाई 2। फुल पिच के ईएमएफ का पता है, बिल्कुल पता है, 2E होता है। अब 2E से 2E कट जाएगा तो यहां पर केसी का क्या मान आ जाएगा, केसी का मान आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। किसका मान आ गया, ये पिच फैक्टर या फिर कोयल स्पैन फैक्टर का मान। पिच फैक्टर या फिर कोयल स्पैन फैक्टर को हम का मान क्या आएगा, कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2। उम्मीद आप सभी को पिच फैक्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। कोयल पिच, पोल पिच, फुल पिच, शॉर्ट पिच जो है अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया गया है। पिच फैक्टर भी अच्छे तरीके से बता दिया गया है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच बटा में ईएमएफ ऑफ फुल पिच। पिच फैक्टर का कोई मात्रक होता नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता। इसका जो अधिकतम मान है वो 1 होता है। क्या मान होता है, पिच फैक्टर का अधिकतम मान हमेशा 1 होता है। और वो भी किस कंडीशन में होता है, फुल पिच की कंडीशन में। फुल पिच की कंडीशन में जो पिच फैक्टर का मान 1 होता है, और शॉर्ट पिच की कंडीशन में ईएमएफ जो 1 से कम होता है। एक मिनट, ये होता है किस कंडीशन में, शॉर्ट पिच की कंडीशन में, यानी कि कोयल पिच का मान, कोयल पिच फैक्टर का मान 1 से कम होता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो है हम आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। जिस प्रकार हमने पिच फैक्टर पढ़ा है उसी तरीके से हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को। यह भी बिल्कुल आसान होता है। देखिए, किसी भी एक अल्टरनेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक तो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, एक होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, एक होती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है जब प्रत्यावर्तक के स्टेटर वाइंडिंग में ना एक फेज की वाइंडिंग को केवल एक स्लॉट में, मान लीजिए ये एक स्लॉट है, कि केवल एक स्लॉट में ना करके बल्कि कई स्लॉटों में की जाती है। जैसे ये 5 स्लॉट हो गए, मान लीजिए इन दोनों के बीच में अगर कोई वाइंडिंग की, इन दोनों के में एक वाइंडिंग की जाती है एक फेज की केवल, तो इस वाइंडिंग को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है, जब एक ही स्लॉट के अंदर एक वाइंडिंग के कई लपेटे, कई टर्न लगा दिए जाते हैं, एक तार के कई टर्न लगा दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। समझ आ गया होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग क्या होती है, एक फेज की वाइंडिंग को केवल एक खांचे में स्थापित ना करके बल्कि कई खांचों में स्थापित किया जाए तो उस वाइंडिंग को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग। ठीक है। और जिस हिसाब से, जिस डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है, जो वो परिवर्तित होता है, और जिस गुणांक से वो परिवर्तित होता है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक कहते हैं। जिस दर से, जिस गुणांक से ईएमएफ का मान बदलता है, उसी गुणांक को हम डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक कहते हैं। और क्या कहा मैंने, एक अल्टरनेटर के अंदर स्टेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग या फिर कंसंट्रेशन वाइंडिंग की जाती है। अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है क्या है। ये तो आपको पता चल गया, 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है स्टेटर के अंदर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को दर्शाया जाता है के डी से। के डी से डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को दर्शाया जाता है। इसका मान होता है कि ईएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग बटा में ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या कहा मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, केडी से इसे डिनोट किया जाता है, और ईएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग ऊपर रखा जाता है और नीचे उसका रखा जाता है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और अब इससे भी आगे जो क्या कहेंगे हम इसे,
जो ईएमएफ, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, मान लीजिए उसमें कई स्लॉट होते हैं, कई स्लॉटों में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उन स्लॉटों के जो हर एक स्लॉट का जो अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका वेक्टर योग किया जाता है। किसका? वेक्टर योग। और जब कंसंट्रेशन वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका अर्थमेटिक योग करते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग की कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ होगा उसका वेक्टर योग किया जाएगा हर एक स्लॉट के ऊपर, और जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका हम अर्थमेटिक योग करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में सदिश योग, कौन सा? सदिश योग, और अर्थमेटिक की कंडीशन में अदिश योग। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का तो हमने वेक्टर योग कर दिया और कंसंट्रेशन वाइंडिंग को हम के लिए हमने अर्थमेटिक योग कर दिया? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक मिनट देखिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग में कई स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग की जाती है। अब कई स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग करने के कारण इनके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उनके अंदर फेज डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? फेज डिफरेंस। जब हम इनका योग करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? एक फेज डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण हमें यहां पर वेक्टर योग लगाना पड़ता है। हर एक स्लॉट के अंदर हुए ईएमएफ को जानने के लिए हमें वेक्टर योग करना पड़ता है। लेकिन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में एक ही स्लॉट के अंदर कॉइल के कई टर्न बना दिए जाते हैं। क्या? कई टर्न बना दिए जाते हैं। अब इस वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको जोड़ने के लिए हम अर्थमेटिक का प्रयोग करते हैं, अर्थमेटिक योग का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के लिए वेक्टर योग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए अर्थमेटिक योग, और ये भी बता दिया है कि क्यों इनका वेक्टर योग किया जाता है और क्यों इनका अर्थमेटिक योग किया जाता है। अब जो इसका मान है वो कितना निकल कर आता है? किसका? डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का। देखिए के डी का, अगर हम इसकी आगे डेरिवेशन करते हैं, किसकी? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले से, क्या अगर इस फॉर्मूले से अगर हम इसकी आगे डेरिवेशन करते हैं तो इसका मान क्या निकल कर आता है? देखिए, साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन एन साइन बीटा बाय 2। जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा। आपको डेरिवेशन समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप डेरिवेशन समझने बैठ गए ना तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे ये क्या पढ़ा रहे हो कि ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए आपको सिंपल तरीके से बताया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर होता है उसका मान क्या होता है? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। यहां पर जो है हमने समझा जो पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर का मान हमने समझा कोज अल्फा बाई 2 होता है। क्या होता है? कोज अल्फा बाई 2 होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान होता है वो होता है साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन एन साइन बीटा बाई 2। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। जो केडी का मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये कोयल पिच और पोल पिच बताई, क्या जो मैंने यहां पर आपको कोयल पिच बताई, अगर कोयल पिच को हमें निकालना है, अगर सवाल में हमें खांचों की संख्या और पोल की संख्या दे दी ना तो हम उसे किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हमें कोयल स्पैन का मान निकालना है, खांचों की संख्या, खांचों की संख्या, नीचे आ जाएगा पोल की संख्या। कोयल स्पैन अगर हमें निकालना है क्या आएगा? खांचों की संख्या बटा में पोल की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री का आपको पता चल गया है वो कैसे निकालनी है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कल जो है हमारा अल्टरनेटर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, 3 क्लास में हमने अल्टरनेटर वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आज की क्लास में ऐसा कोई पार्ट है जो आपके समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप सभी को दोबारा बताने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, और वैसे वैसे तो कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ नहीं आया कुछ पार्ट तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।